इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासन की शुरुआत की थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार मुगल वंश का पतन होता है। 1858 तक के इतिहास को आज हम देखेंगे और अंग्रेज किस तरीके से अपनी सत्ता की स्थापना भारत में करते हैं ये जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद शाह का शासन चल रहा होता है 1717 से 1748 के बीच में। इसी कड़ी में 1739 में ईरान का एक आक्रमणकारी होता है, ईरान का शासक होता है नादिर शाह। उसका आक्रमण भारत पर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नादिर शाह कौन था। तो नादिर शाह ईरान का या फारस का शासक था। बचपन में वह एक चरवाहा हुआ करता था, गडेरिया था, और वहाँ से वह ईरान के शासक तक का उसका सफ़र होता है। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि वो भारत की समृद्धि से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, अर्थात भारत के बारे में उसको ये मालूम चलता है कि भारत काफ़ी सुखी संपन्न देश है। तो वो महमूद गजनवी की तरह भारत पर आक्रमण करके यहाँ से धन दौलत प्राप्त करना चाहता है, लूटना चाहता है। इसी कड़ी में वो भारत पर आक्रमण करने का निश्चय करता है और अफगानिस्तान से अपनी यात्रा शुरू करता है। सबसे पहले वो गजनी पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में करता है, पेशावर वाले क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करता है। फिर वो पंजाब तक पहुंच जाता है। जब वो पंजाब तक पहुंचता है तब मुगल बादशाह अर्थात मुगल शासक मोहम्मद शाह अपने कुछ लोगों और सेना के साथ उसका मुकाबला करने के लिए चलते हैं और उनका ये भी उद्देश्य था कि नादिर शाह को वहीं से लौटा दिया जाए, दिल्ली तक उसे आने नहीं दिया जाए। तो उनके साथ जो कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो होते हैं हैदराबाद के निजामुल मुल्क, जिन्हें चिनकिचलिच खां भी कहा जाता है, अवध के नवाब शहादत खान होते हैं, और साथ में मीर बख्शी खाने दौरा साथ में होते हैं। करनाल का एक युद्ध होता है दोनों सेनाओं के बीच में, और उस युद्ध में मीर बख्शी खाने दौरा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में एक वार्तालाप होती है, शांति वार्ता होती है। मोहम्मद शाह की कोशिश होती है कि नादिर शाह को लौटा दिया जाए वहां से। तो इस कड़ी में एक बात पे सहमति बनती है कि 20 लाख रुपए वो नादिर शाह को देना चाहते हैं। इस बात पे दोनों में सहमति बन जाती है कि मोहम्मद शाह 20 लाख रुपया उसे देंगे नादिर शाह को, और वो भारत पर आक्रमण नहीं करेगा बल्कि वो लौट जाएगा। अब मुगल शासन में क्या होता है, उसी समय वो मीर बख्शी जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। तो मोहम्मद शाह जो हैं वो निजामुल मुल्क जो चिनकिचलिच खां होते हैं उनको मीर बख्शी का पद दे देता है। अब मीर बख्शी के पद पर इसकी भी नज़र थी, अर्थात अवध के नवाब शहादत खान की भी नज़र थी। तो ये शहादत खान अब गद्दारी कर देता है, उसको अब मनचाहा पद जब नहीं मिलता है तो वो गद्दारी करता है। वो क्या करता है कि नादिर शाह से मिल जाता है और बोलता है कि आप 20 लाख में ही क्यों मान गए, आप दिल्ली पे आक्रमण करो, मैं 20 करोड़ रुपए दूंगा। तो नादिर शाह का दिमाग एकदम पूरी तरीके से घूम जाता है कि कहाँ 20 लाख और कहाँ 20 करोड़। तो वो संधि की शर्तों को तोड़ता है और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद भयंकर रक्तपात मचाता है, लूटपाट करता है। जिस तरीके से भी वो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में नरसंहार करता है। अब जब दिल्ली में जब ये सब चीज़ें चल रही होती है, नरसंहार वगैरह की घटनाएं घट रही होती है और मुगल सेना लगभग कुछ नहीं कर पाती है, वो एक बेबस स्थिति में होती है। इसी बीच में दिल्ली में एक अफवाह उड़ता है कि नादिर शाह मारा गया। तो
तो उससे वहां के लोग विद्रोह कर देते हैं, अर्थात जो लोग डर से घरों से नहीं निकल रहे थे तो अब आम लोग भी निकल आते हैं घरों से और नादिर शाह की सेनाओं पर वो टूट पड़ते हैं और बड़ी संख्या में नादिर शाह की सेना भी मारी जाने लगती है। अब नादिर शाह को जब ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हैं विरोध पर उतारू हो गए हैं, तब वो कत्लेआम का आदेश जारी कर देता है कि अब दिल्ली को जिस तरीके से हो सके एकदम पूरी तरीके से कत्लेआम करो और जितना हो सके लूट मार मचाओ। उसके बाद नादिर शाह की सेनाएं पूरी तरीके से कत्ल पर उतर आती है। एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है। उस जमाने में 30,000 लोगों का कत्ल दिल्ली में किया गया था। तो सोचिए कि क्या उस समय की स्थिति, कितने बड़े पैमाने पे नरसंहार किया गया था। बुरी तरीके से दिल्ली को लूटा गया था। वो 57 दिन तक नादिर शाह भारत में रहा और यहाँ की उसकी सेनाएं लूट मार मचाती रही। अब वो क्या करता है कि सआदत खान से 20 करोड़ रुपए मांगता है कि 20 करोड़ रुपए दो, तुमने दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए कहा था, हमने वो दिल्ली पे आक्रमण किया, अब तुम हमें 20 करोड़ रुपए दो। अब सआदत खान के पास 20 करोड़ रुपए देने के लिए थोड़े ही था, तो वो देने के लिए उसके पास था नहीं, तो वो क्या करता है तो आत्महत्या कर लेता है। जहर खाकर वो आत्महत्या कर लेता है। अब मोहम्मद शाह फिर से नादिर शाह के साथ एक वार्तालाप पर बैठते हैं और नादिर शाह की भी रुचि भारत में शासन करने की नहीं थी, लेकिन उस 2 महीने के समय में अर्थात 57 दिन तक जब वो दिल्ली में रुकता है तो फारसी सिक्के चलाए जाने लगते हैं। नादिर शाह के नाम के खुतबे पढ़े जाते हैं और एक तरीके से दिल्ली पर फारस का शासन स्थापित हो जाता है। परंतु नादिर शाह की भी जो मन स्थिति थी वो भारत पे शासन करने का ख्याल से तो आया नहीं था। वो भारत से धन दौलत लूट कर वो चला जाना चाहता था। तो वही उसकी स्थिति थी, वो लूट चुका था, दिल्ली को काफी लूट चुका था। अब जो है सो और भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहता है। तो मोहम्मद शाह के साथ जब उसकी फिर से बातचीत होती है कि वो लौट जाए यहाँ से, तो वो 50 लाख रुपए की डिमांड करता है। साथ में मयूर सिंहासन लेकर चला जाता है। वो मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, तो वो मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेके जाता है। साथ में कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। इतने पर ही वो नहीं मानता है, बल्कि मोहम्मद शाह की जो बेटी होती है उसकी शादी अपने बेटे से करवाता है और उसके बाद वो जाने के लिए राजी होता है कि अब हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, अब हम लौट के जा रहे हैं, तुम अपना शासन संभालो। तो ये सारी स्थितियां होती हैं। अब इसी से कोहिनूर हीरा का जो विवाद अभी तक चला आ रहा है, जो इंग्लैंड की महारानी के पास में अभी है, उनके मुकुट में जड़ा हुआ है, तो वो कोहिनूर हीरा की कहानी भी बड़ी अजीब सी है। पहले गोलकुंडा के राजा से प्राप्त हो, गोलकुंडा के खानों से निकलता है, वह अलग अलग तरीकों से होकर ये पहुंचता है मुगलों तक। मुगल से फिर वो ईरान पहुंच रहा है, ईरान से फिर वो पहुंचता है सिखों के पास से, सिखों के बाद वो पहुंचता है अंग्रेजों के पास और इस तरीके से वो चला जाता है। तो उस कोहिनूर हीरे के बारे में भी कभी हम जान लेंगे किसी और वीडियो में। तो यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य था, भी यहाँ पे कुछ जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कि मोहम्मद शाह एक तो खुद रंगीला बादशाह था, वहीं से एक प्रश्न बन जाता है। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था वो भी एक प्रश्न बनता है। फिर एक प्रश्न बनता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे। तो अंतिम शासक तो यही मोहम्मद शाह थे, क्योंकि मयूर सिंहासन तो वो चला गया, तो अब वो सिंहासन बैठने के लिए बचा ही नहीं। तो मोहम्मद शाह अंतिम शासक थे मयूर सिंहासन पर बैठने वाले। तो ये सब मोहम्मद शाह रंगीला की
शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं थी। 1748 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र होता है अहमद शाह, वो गद्दी पर बैठता है, तो वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है, सिर्फ 6 साल वो भी शासन कर पाता है। और इसके शासनकाल की जो सबसे अजीब सी जो बात थी वो ये थी कि मुगल शासन का हाल बेहाल था, आर्थिक तरीके से एकदम टूट चुका था और स्थिति ये आ गई थी, इतने लूटपाट हुए थे और पीछे के शासन इतने निकम्मे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। मुगलों की स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि जो उनके असेट थे, जो संपत्ति थी, उन संपत्तियों को अब बेचा जाने लगा और संपत्तियों को बेचकर लोगों को, जो अधिकारी और कर्मचारी थे मुगल शासन में, सेना में, उन्हें वेतन दिए जाते थे, संपत्तियों को बेच कर दिए जाने लगे। ये स्थिति पहुंच गई। कभी कभी स्थिति ये भी आई कि वेतन नहीं दिए जाने की वजह से सेना में या अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में ये विद्रोह भी कर देते थे। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और अहमद शाह के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली भारत में कई बार आक्रमण करता है, कुल उसके 7 आक्रमण हुए थे, जिसमें से पहला आक्रमण अहमद शाह के समय में हुआ था और उस आक्रमण में अहमद शाह अब्दाली पराजित हो गया था। उसका पहला अभियान असफल हो गया था और अहमद शाह अब्दाली ही नादिर शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और वो फिर भारत पर आक्रमण करता है। और यही अहमद शाह अब्दाली के साथ में मराठों की तृतीय पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। तो अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण अहमद शाह के समय में हुआ था। तो अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण। अब इसके समय की एक और जो बात होती है वह है उधम बाई। उधम बाई कौन है? तो अहमद शाह की मां होती है और राजकाज के कार्यों पर मुख्य रूप से उन्हीं का नियंत्रण होता है। तो उन्हें एक उपाधि भी दिया गया है, किबलाए आलम का उपाधि इन्हें दिया गया है। अब इसके समय में एक व्यक्ति उभर कर आता है, इमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क वो वजीर था और ये एक तरीके का एक नया किंग मेकर ये उभरता है। यह भी 2-3 राजाओं को बनाता है। जैसे सबसे पहले तो वो अहमद शाह को ही वो गद्दी से हटाता है, उसे कारागार में डाल देता है, बाद में उसे उसकी हत्या भी की जाती है। तो इमादुल मुल्क भी एक नया किंग मेकर बनकर उभरता है। और उस समय जो एक प्रथा सी चल पड़ी थी कि अपने ही लोग राजा को बंदी बना लेते हैं, गद्दी से हटा देते हैं, अंधा बना देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं, अर्थात बर्बरता जो है वो चली आ रही थी। तो यहाँ भी वो चीजें जारी हैं और आगे भी आप देखेंगे कि ये चीजें जारी रहेंगी। अब इसके बाद अगला शासक होता है आलमगीर द्वितीय, जो कि 4 सालों तक शासन करता है और इसके शासन की महत्वपूर्ण घटना होती है पलासी का युद्ध, जो कि 1757 में होता है। तो यहाँ से मात्र इतना ही जानने की एक बात है, 1757 में पलासी का युद्ध। अब आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठता है और इसका शासन मात्र 1 साल तक चलता है। लेकिन इसके शासन के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है कि एक ही समय में 2-2 मुगल राजा बनते हैं। तो देखिए मुगल शासन में कैसी कैसी चीजें देखने को मिल रही है। ऐसे ही पतन नहीं हुआ, ऐसे ही भारत पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित नहीं हुआ। तो देखिए उसका एक नमूना यहाँ पे है। तो आलमगीर द्वितीय का एक बेटा था अली गौहर, और जब उसकी हत्या की जाती है, अर्थात आलमगीर द्वितीय की जब हत्या होती है, तो उस समय अली गौहर बिहार का गवर्नर था। तो जब उसकी हत्या होती है तो वो बिहार के पटना में खुद को राजा घोषित कर देता है। तो एक राजा यहाँ हो जाता है
अब इबादत मुल्क जो है वो इमादुल मुल्क जो है वो शाहजहां तृतीय को राजा बना देता है। तो वो दिल्ली में राजा बनकर बैठ गया, तो 2 राजा हो गए। ये इमादुल मुल्क जो है सो आलमगीर द्वितीय को भी यही राजा बनाता है। उसके बाद शाहजहां तृतीय को भी ये राजा बना रहा है। अब अली गौहर और शाहजहां तृतीय इन दोनों के बीच में युद्ध होती है, जिसमें अली गौहर पराजित हो जाता है और वो मार दिया जाता है। और उसके बाद शाहजहां तृतीय एक्चुअल शासक एक ही राजा बचता है। तो ये याद रखिएगा, एक ही समय में 2 राजा इस समय में हुए थे, शाहजहां तृतीय के समय में, और एक ही साल का इसका शासन होता है। और फिर इसकी भी वही स्थिति होती है, शाहजहां तृतीय को भी मार दिया जाता है और अब राजा बनते हैं शाह आलम द्वितीय। और इनका काफी लंबे समय तक ये शासन करता है। शासन तो नहीं करता है, 1759 से लेकर 1806 तक अगर देखेंगे तो 47 वर्षों के लिए ये मुगल राजा बना रहा। परंतु ये शासक नाम की चीज इसके साथ कहना बड़ी थोड़ा अजीब सी बात होगी, क्योंकि यह एक उस तरीके का शासक नहीं था। कह लें कि एक गुलाम था, संरक्षण की हमेशा ये किसी न किसी के संरक्षण में ही रहा। और इसके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। फिर इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था तो उसमें अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा गया था। 3 पक्ष थे उसके, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ बंगाल, अवध और मुगल सेना। तो ये तीनों सेनाएं पराजित हो गई थी 1764 ईस्वी में बक्सर में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की जब संधि होती है तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें शाह आलम द्वितीय के समय में ही हो रहा है। अब उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लगता है, अर्थात 1765 से लेकर 1772 तक का समय जो होता है वो बंगाल में द्वैध शासन, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर होते हैं बंगाल के। तो वो बंगाल का द्वैध शासन चलता है। और ये 7 सालों के लिए यहाँ से अब देखिए अली गौहर की बुरी स्थिति, खराब स्थिति शुरू हो जाती है कि इलाहाबाद में एक तरीके से इसको बंदी बनाकर रखा जाता है। अंग्रेज लोग इसे अपने संरक्षण में रखते हैं। अब इसका संरक्षण कैसे खत्म होता है? तो मराठे उसको छुड़ा कर लेकर आते हैं 1772 ईस्वी में। मराठे छुड़ा कर इसे दिल्ली लेकर आते हैं। उसके बाद 1788 में फिर इसके साथ एक घटना घटती है। उसी का एक सिपह सालार होता है गुलाम कादिर, वो इसको अंधा बना देता है। तो इसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। इसको अंधा बना दिया जाता है और अंधा बनाने के बाद भी वो मुगलों के मराठों के संरक्षण में 1803 तक वो रहता है। तो उसे शासक या राजा कहना तो अतिशयोक्ति ही है। वो राजा तो है ही नहीं, वो एक संरक्षण और दूसरे की दया पे वो निर्भर है। फिर 1803 में क्या होता है कि फिर से अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। वहां पे क्या होता है कि 1803 में मराठों को अंग्रेज पराजित कर देते हैं। तो पहले वो मराठों के संरक्षण में था, तो अब वो उनके संरक्षण में आ जाता है शाह आलम द्वितीय। अब फिर से अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाता है और एक तरीके से उनका वो बंदी बन जाता है। अब क्या है कि इस समय में अंग्रेजों ने लगभग पूरी तरीके से दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था और शाह आलम द्वितीय मात्र एक पेंशनर बनकर रह जाता है और 1806 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके समय की घटनाएं हैं। कहने को वो शासक है, लेकिन शासक जैसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं। हमेशा वो दूसरों की दया पे निर्भर रहा, आश्रित रहा और अंततः अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके एक पेंशनर बन जाता है। इसके बाद 1806 से 1837 तक एक और राजा होते हैं, अकबर द्वितीय। इनके समय की 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि प्रश्न बनते हैं। पहली घटना यह है कि राम मोहन राय अर्थात
उनको राजा की उपाधि इसी ने दिया था, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था, और अब वो राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं। और राजा की उपाधि देकर वो उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजता है, राजा राम मोहन राय को रानी के पास में, अर्थात इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके पास अपना दूत बनाकर भेजता है और कहता है कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। दूत के माध्यम से, अर्थात राजा राम मोहन राय के माध्यम से ये खबर भिजवाता है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है और हमें आप मदद करिए, अर्थात वो पेंशन की मांग करता है। तो ये स्थिति हो गई मुगल बादशाहों की कि अब वो पेंशन के लिए भी अंग्रेजों से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पेंशन के लिए दूत बनाकर भेजा राजा राम मोहन राय को। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद 1835 में मुगलों का जो सिक्का होता है, जो चल रहा होता है, उनकी मुद्रा चल रही होती है, उसको बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने मुगल सिक्के जो थे उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, मुगल मुद्रा चलनी बंद हो गई। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। अब यहाँ के बाद 1837 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय शासक बनते हैं 1837 से लेकर 58 तक, और ये अंतिम मुगल बादशाह होते हैं, जो कि इनका भी वही हाल होता है। 1837 से 58 तक कहने को तो ये शासक हैं, लेकिन अब इनका नियंत्रण जो है, बल्कि ये तो 1800 के बाद से ही कह ले कि जो स्थिति थी कि मुगलों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका शासन सिर्फ लाल किले तक ही केंद्रित था। लाल किले के अंदर ही कह लें कि उनका शासन चलता था, लाल किले के बाहर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। तो बहादुर शाह जफर की भी स्थिति अलग नहीं थी, वही स्थिति उनकी भी थी। अब यहाँ पे एक और बात है कि बहादुर शाह जफर जब 1857 की क्रांति होती है तो मेरठ में से जब इसकी शुरुआत होती है तो वहाँ से सेनाएं दिल्ली पहुँच जाती है और बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व करता बना देती है कि आप भारत के शहंशाह हैं। उनको भारत का शहंशाह घोषित किया जाता है और उनके नेतृत्व में ही 1857 की क्रांति की लड़ाई लड़ी जाती है। तो उस समय ये काफ़ी उम्र दराज व्यक्ति हो चुके थे। लगभग इनकी उम्र 80 साल के आसपास की उम्र थी। तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते और फिर 1857 की क्रांति दबा दी जाती है और दिल्ली में भी इसका दमन हो जाता है। एक लेफ्टिनेंट होते हैं हडसन, उन्होंने ही इन्हें गिरफ्तार किया था। और एक और विडंबना की बात मुगलों के लिए ये कहें कि उन्हें जो गिरफ्तार करने वाले अन्य जो भारतीय अधिकारी थे और जो सैनिक थे वो सिख लोग थे। वही सिख लोग थे जिनका मुगलों के साथ हमेशा झगड़ा चलता ही रहा और कई सिख गुरुओं की हत्या मुगलों ने की थी। तो वो सिख सैनिक ही बंदी बनाने वाले इनके लोग थे। अब इन पे मुकदमा चलाया जाता है बहादुर शाह जफर पर और मुकदमा चलाकर उन्हें निर्वासित कर दिया जाता है, उन्हें रंगून भेज दिया जाता है वहाँ पे। और 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के तहत मुगल शासन भारत में समाप्त हो गया और अब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मुगल शासन का अंत हो जाता है और भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है, रंगून इन्हें भेजा जाता है, वहीं पे एकांत जीवन ये जीते हैं जेल में और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक नाम जफर भी था। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है और इनका जफर जो नाम होता है, जफर नाम से ही ये शायरी और गजल लिखा करते हैं, तो इसी कारण इन्हें जफर कहा जाता है। तो एक अच्छे शायर थे। उनकी जो कुछ 2-3 गजलें हैं, शायरी है, वो देखिए कि जब दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो उस पर इन्होंने एक शायरी लिखी थी।
वो क्या थी? वो थी कि नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल, उजाड़े लुटेरों ने कसर उसके जो थे देखने दिखाने के काबिल, न घर है न दर है रहा एक जफर है, फकत हाले दिल्ली सुनाने के काबिल। तो दिल्ली की दुर्दशा पे इन्होंने एक शायरी लिखी थी। उसके बाद एक और इन्होंने शायरी लिखी जिसमें अपने अकेलापन को इन्होंने बतलाया है, उनकी किस तरीके से जिंदगी गुजर रही थी जेल में। तो उस पे उन्होंने लिखा है कि ना किसी के आंख का नूर हूं, ना दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुस्ते गुब्बार हूं। और अंतिम समय में इन्होंने जो शायरी लिखी थी एक, वो बहुत एक दर्दनाक शायरी है, बहुत दर्द भरा शायरी उन्होंने लिखा है, जिसे कि आपने कई बार सुना होगा। तो वो क्या था कि उम्रे दर्राज से मांग लाए थे 4 दिन, 2 गुजर गए, दो कट गए आरजू में और 2 इंतजार में। और उसी शायरी को आगे बढ़ाते हुए जो खत्म होती है ये शायरी, उसकी अंतिम लाइन है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल ना सकी कुएं यार में। तो मुगलों की ये स्थिति हो गई थी और क्या दुर्दशा थी ये कुछ शायरी से आप देख सकते हैं। तो यही मुगलों की स्थिति थी और इस तरीके से 350 साल का मुगल काल, जो कि एक समय कह लें कि गुप्त वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद या कुछ और जो वंश थे, सबसे शक्तिशाली राजवंश था मुगल वंश। एक तरीके का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं मेडिएवल पीरियड का भारत का। उसका अंत इस तरीके से हो रहा है और उसका कारण क्या था? तो निकम्मे शासक, जो कि शासन व्यवस्था और इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं और इसी कारण से भारत की ये दुर्दशा हुई। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम और भी जानेंगे अंग्रेजों ने अब किस तरीके से भारत पे अपनी नीतियां चलानी शुरू की, उनकी आर्थिक नीति भारत के संबंध में क्या थे और किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप मदद करें। खास करके उन विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो कंपटीशन एग्जाम्स की, बीपीएससी, पीसीएस, इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।